ये फ्यूचर का समय है। लॉस एंजलिस शहर में एक बहुत बड़े ज्वेलरी मार्ट में एक बहुत ही खास डायमंड एग्जीबिशन चल रहा था। वहाँ दुनिया भर के रेयर और महंगे डायमंड की खरीदी बिक्री हो रही थी। इसी भीड़ में हम तीन लोगों को देखते हैं, फ्रैंक, सैम और नोएल। देखने पर वो तीनों भी बाकी लोगों जैसे ही लग रहे थे, लेकिन उनके इरादे कुछ और ही थे। एग्जीबिशन खत्म होने के बाद तीनों चुपके से बाथरूम में गए और अपने कपड़े बदलकर क्लीनिंग स्टाफ के कपड़े पहन लिए। इसी दौरान नोएल के पास एक डायमंड नेकलेस था जिसे उसने पहन लिया। सैम को शक होता है कि शायद उसने ये नेकलेस चुराया है, लेकिन नोएल बताती है कि उसने नेकलेस $12,000 में खरीदा है। उधर एग्जीबिशन खत्म होने के बाद सभी बायर अपने कीमती डायमंड्स को वॉल्ट के अंदर बने सेफ लॉकर्स में रखने लगे। फिर थोड़ी ही देर बाद सिक्योरिटी पूरे वॉल्ट एरिया को खाली करवाती है ताकि अंदर कोई न रहे। अब मौका देखकर सैम, नोएल और फ्रैंक अपनी क्लीनिंग मशीन्स के साथ एलिवेटर से वॉल्ट फ्लोर पर पहुंच गए, लेकिन वहां मौजूद एक गार्ड उन्हें रोक लेता है और कहता है कि उनकी ड्यूटी ऊपर वाले फ्लोर पर है। तभी सैम जानबूझकर पानी का ड्रम गिराता है जिससे पूरा फ्लोर गीला हो गया। फिर वो माफी मांगते हुए सफाई करने का नाटक करने लगा, लेकिन फिर अगले ही सेकेंड उसने अपनी मॉप से गार्ड्स पर हमला कर दिया। उसी समय नोएल भी गन निकालकर अंदर मौजूद गार्ड्स पर गोलियां चलाना शुरू करती है। अब कुछ ही सेकेंड में अंदर और बाहर के सभी गार्ड्स बेहोश हो गए क्योंकि वो बेहोश करने वाली गन थी। इसके बाद नोएल एक मशीन सलाखों के बीच से अंदर डालती है और टेबल के नीचे छुपा हुआ रेड बटन दबाती है। बटन दबते ही गेट खुल गया। अब सैम अंदर जाकर एक मशीन से वोल्ट के डोर में होल बनाना शुरू करता है। दूसरी तरफ फ्रैंक अलार्म सिस्टम की केबल ढूंढने में लगा था। फिर थोड़ी देर बाद उसे केबल मिल गई। उसने दोनों को साफ साफ वार्निंग दी कि जब तक अलार्म डिसेबल ना हो जाए कोई भी लॉकर को हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन सैम उसकी बात को इग्नोर करके लॉकर को खोलने की कोशिश करने लगा। उसने जैसे ही लॉकर को हाथ लगाया अलार्म बजने लगा। तब फ्रैंक ने गुस्से में सैम को याद दिलाया कि उसने पहले ही मना किया था, लेकिन सैम कहता है कि उसे लगा अलार्म बंद हो चुका है। हालांकि अब अलार्म बज चुका था, लेकिन फिर भी तीनों वॉल्ट के अंदर घुसने में कामयाब हो गए। फ्रैंक पहले से जानता था कि सबसे कीमती डायमंड्स कौन से लॉकर में रखे हैं। सैम ने अपने टूल से उन लॉकर को तोड़ दिया। लॉकर के अंदर चमचमाते हुए डायमंड्स थे। इतने सारे डायमंड्स देखकर नोएल और फ्रैंक दोनों हैरान थे। फ्रैंक अंदाजा लगाता है कि इन डायमंड्स की कीमत लगभग $25 मिलियन से भी ज्यादा है। अब देर किए बिना तीनों डायमंड्स ब्रीफ केस में भरकर वहां से निकलने लगे, लेकिन तब तक पुलिस ने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया था। नीचे पहुंचकर तीनों फिर से अपना भेष बदलते हैं। इस बार उन्होंने पुलिस यूनिफॉर्म पहन लिया। उन्होंने डायमंड्स का ब्रीफ केस पुलिस की कार में रख दिया, लेकिन उसी समय एक असली पुलिस ऑफिसर उनके पास आया और पूछा कि क्या उन्होंने रॉबर्स को देखा है। सैम झूठ बोलता है कि उसने दो लोगों को बिल्डिंग के अंदर भागते हुए देखा था। पुलिस उनकी बात पर यकीन कर लेती है, लेकिन तभी एक फीमेल ऑफिसर की नजर नोएल के डायमंड नेकलेस पर गई। वो नेकलेस की तारीफ करते हुए कहती है कि क्या पहले नोएल मैनचेस्टर पुलिस स्टेशन में थी। तब नोएल ने बिना सोचे समझे हाँ कर दिया। ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। तब फीमेल ऑफिसर समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मैनचेस्टर नाम का कोई भी पुलिस स्टेशन है ही नहीं। अब ऑफिसर कुछ कर पाती उससे पहले ही सैम ने पीछे से आकर उसे गोली मार दी। अब गन शॉट की आवाज से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बाकी ऑफिसर तुरंत अलर्ट हो गए। तब सैम फ्रैंक से कहता है कि वो अलग अलग रास्ते से भागेंगे, फिर अपनी मीटिंग लोकेशन पर दोबारा मिलेंगे। फिर सैम और नोएल वहां से भाग निकले। दूसरी तरफ फ्रैंक अपने पार्टनर के साथ कार में भाग रहा था। पुलिस लगातार उन पर फायरिंग कर रही थी, लेकिन इस दौरान उसका पार्टनर मारा गया, मगर फ्रैंक किसी तरह बच गया। पुलिस उसका पीछा करते हुए रोड ब्लॉक करती है। तब उसकी कार पुलिस की गाड़ी से टकराकर क्रैश हो गई। पुलिस तुरंत कार के पास गई, लेकिन फ्रैंक कार में नहीं था। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्रैश होने से पहले ही फ्रैंक मैन होल के रास्ते अंडरग्राउंड सीवर में चला गया था। डायमंड का ब्रीफ केस उसके ही पास है। फिर लंबा रास्ता तय करने के बाद आखिरकार वो उसी मीटिंग पॉइंट पर पहुंच गया जहां सैम ने उससे मिलने को कहा था। वहां पहुंचते ही फ्रैंक सैम और नोएल पर भड़क गया, क्योंकि उसका प्लान एकदम परफेक्ट था। पुलिस को भनक तक नहीं लगती और ना ही किसी की जान जाती, लेकिन उनकी लापरवाही की वजह से अलार्म बज गया और पूरा ऑपरेशन बिगड़ गया। आज वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ आया है। तब नोएल उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आई हो, लेकिन आखिर में वो अपने मिशन में कामयाब हो गए। फ्रैंक उसकी बात मान तो लेता है, लेकिन साथ ही ये भी याद दिलाता है कि वो और नोएल जल्द ही शादी करने वाले हैं। लेकिन आज वो मारा जा सकता था, मगर तभी अचानक माहौल बदल गया, क्योंकि सैम ने नोएल को अपनी तरफ खींच लिया, जिसका मतलब था कि अब नोएल उसके साथ है। फिर तुरंत ही नोएल ने गन निकालकर फ्रैंक पर तान दी और कहा कि वो सैम जितना चालाक नहीं है। फिर अगले ही सेकेंड उसने फ्रैंक को शूट कर दिया। फ्रैंक जमीन पर गिर गया। सबको लगता है कि उसकी कहानी यही खत्म हो गई।
अगले सीन में हम फ्रैंक को जेल की बस में देखते हैं। उसके साथ बहुत सारे कैदी भी थे। फिर बस उन्हें एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी जेल में लेकर गई। अंदर पहुंचते ही कैदियों को लाइन में खड़ा किया गया। फिर जेल का वार्डन हॉलीडे वहां आया। हॉलीडे अपना इंट्रो देते हुए बताता है कि ये दुनिया की सबसे सिक्योर जेलों में से एक है, जहां सभी कैदियों पर निगरानी रखी जाती है। फिर उसने कैदियों को बताया कि इस जेल में एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया है। समझाने के लिए सबसे पहले एक डमी लाई गई जिसके गले में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा था। फिर दूसरी डमी को एक जीप पर रखा गया और उसके गले में भी वैसा ही डिवाइस लगाया गया। फिर हॉलीडे समझाता है कि इस जेल की सिक्योरिटी अब गार्ड्स नहीं संभालते, क्योंकि अब हर कैदी खुद उस सिक्योरिटी सिस्टम का हिस्सा है। सभी कैदियों के गले में भी ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाया जाएगा और उसका डिवाइस किसी दूसरे कैदी के डिवाइस से लिंक्ड होगा। अगर दोनों कैदी एक दूसरे से 100 यार्ड से ज्यादा दूर गए तो दोनों डिवाइस एक साथ ब्लास्ट हो गए। उसकी बात साबित करने के लिए दोनों डमीज को 100 यार्ड से ज्यादा दूर ले जाया जाता है। तब कुछ ही सेकंड्स में दोनों डिवाइस ब्लास्ट हो गए, जिससे डमी के परखच्चे उड़ गए। फिर हॉलीडे हंसते हुए कहता है कि जेल से भागने की कोशिश करने वाले किसी भी कैदी का यही अंजाम होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी कैदी को पता ही नहीं चलेगा कि उसका डिवाइस कौन से कैदी के साथ लिंक्ड है। इसीलिए भागना तो दूर, इस जेल से भागने का प्लान भी बनाना नामुमकिन है। इतना ही नहीं, अगर जेल के प्रीमाइसेस में बनी ब्लू लाइन को किसी भी कैदी ने पार किया तो उसका डिवाइस तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। हॉलीडे को इस सिस्टम पर बहुत घमंड था। वो कहता है कि अब इस जेल को ना ही ऊंची दीवारों की जरूरत है और ना ही हर जगह गार्ड तैनात करने की। फिर सभी कैदियों के गले में वो खतरनाक वेडलॉक डिवाइस लगाया गया, जिसमें फ्रैंक भी शामिल है। कुछ देर बाद एमराड नाम का एक पुराना कैदी नए कैदियों को जेल के नियम समझाता है कि मेल कैदियों को वुमेन सेल में जाने की इजाजत नहीं है और फीमेल कैदी भी मेन सेल में नहीं जा सकती। दोनों सिर्फ खाने के टाइम या फिर उन्हें दिए गए वर्क के दौरान ही एक दूसरे से मिल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ स्मोकिंग करना भी मना है। अगर कोई भी कैदी सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया तो उसे कड़ी सजा दी जाती है। इसके अलावा एक अजीब नियम भी है, इस जेल में किसी को भी उसके असली नाम से बुलाया नहीं जाता। सभी कैदियों को एक अलग कलर नेम दिया गया है। अब आज से भी उन सभी कैदियों का नाम भी वही होगा जो उन्हें दिया जाएगा। फिर एमराड एक एक करके नए कैदियों को उनके नए नाम देने लगा। ट्रेसी को आइवोरी नाम मिला, जबकि फ्रैंक को मैग्नेटा नाम मिला था। फिर एमराड नए कैदियों को उनके वर्क पर लेकर गया। वही फ्रैंक की मुलाकात टिल नाम के एक कैदी से हुई। फिर कुछ समय बाद वार्डन हॉलीडे फ्रैंक को अपने ऑफिस में बुलाता है। फिर हॉलीडे बड़ी चालाकी से कहता है कि उसे अंदाजा है कि अपनी फियांस से धोखा मिलने पर कितनी तकलीफ होती है, लेकिन साथ ही वो फ्रैंक की तारीफ भी करता है क्योंकि नोएल ने जिस डायमंड के लिए उसे धोखा दिया था वो डायमंड उसके हाथ लगे ही नहीं, क्योंकि फ्रैंक ने मीटिंग लोकेशन पर जाने से पहले ही डायमंड कहीं छुपा दिए थे। अब हॉलीडे उसी बात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। वो फ्रैंक को बढ़िया खाना, आरामदायक जिंदगी और पूरी सिक्योरिटी देने का लालच देता है। बदले में उसे बस डायमंड की लोकेशन चाहिए, लेकिन फ्रैंक ने साफ मना कर दिया क्योंकि जब उसने पुलिस को सच नहीं बताया तो हॉलीडे को बताने का सवाल ही नहीं उठता। ये जवाब सुनकर हॉलीडे का चेहरा बदल गया। वो फ्रैंक को धमकी देता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो उसकी पूरी जिंदगी इसी जेल में दर्द और तकलीफ में गुजरेगी। फिर कुछ समय बाद जब फ्रैंक अपना काम कर रहा था तब उसकी नजर एमराड और उसके साथियों पर गई। वो लोग मिलकर एक कैदी को परेशान कर रहे थे। एमराड उस कैदी के गले में वायर लपेटकर उसे डराने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर फ्रैंक टिल से एमराड के बारे में पूछता है। टिल ने बताया कि एमराड पहले न्यूयॉर्क की एक बहुत खतरनाक गैंग का हिस्सा था और अब वो जेल में गार्ड्स के लिए काम करता है और बदले में उसे स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ट्रेसी वहां पहुंची। एमराड उसे देखते ही परेशान करने लगा, लेकिन ट्रेसी उसे इग्नोर करके सीधे फ्रैंक के पास गई। फ्रैंक उससे बात करने से बच रहा था, लेकिन एमराड उसे देख रहा था। फिर गुस्से में वो फ्रैंक को पकड़कर धमकी देता है कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो ट्रेसी से दूर रहे। उस रात जब सभी कैदी सो रहे थे तब अचानक हॉलीडे इंस्पेक्शन के लिए पहुंचा। चेकिंग के दौरान फ्रैंक के बेड के नीचे से सिगरेट मिली। तब फ्रैंक बार बार कहता है कि ये सिगरेट उसकी नहीं है, किसी ने उसे जानबूझकर फंसाया है, लेकिन हॉलीडे उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो एमराड को ऑर्डर देता है कि वो फ्रैंक को लेकर आए। अब उसे जेल के एक खास पनिशमेंट चेंबर के पास लाया गया। हॉलीडे बताता है कि उस चेंबर के अंदर ना तो रोशनी है और ना ही कोई आवाज, इसीलिए वहाँ एक दिन भी एक महीने जैसा महसूस होता है। फिर हॉलीडे दोबारा फ्रैंक से डायमंड की लोकेशन पूछता है, लेकिन फ्रैंक इस बार भी कुछ नहीं बताता। तब सजा के तौर पर फ्रैंक को उस चेंबर में भेज दिया जाता है।
फिर बहुत टाइम बीतने के बाद फ्रैंक को बाहर निकाला गया। तब तक मील टाइम हो चुका था। भूख और थकान से बेहाल फ्रैंक जल्दी से खाना लेने पहुंचा। तब उसी समय ट्रेसी उसके पास आई। उसे यकीन नहीं होता कि इतनी भयानक सजा के बाद भी फ्रैंक जिंदा है, लेकिन फ्रैंक उससे कहता है कि ट्रेसी उससे कोई बात न करे। फिर जब फ्रैंक वहां से जा रहा था तब अचानक डेनिस नाम के कैदी ने फ्रैंक को टांग अड़ा दी, जिससे फ्रैंक का खाना इमराट पर गिर गया। बस फिर क्या था, गुस्से में इमराट सबके सामने फ्रैंक को बुरी तरह पीटने लगा। तब गार्ड ने आकर दोनों को अलग किया। अब कुछ देर बाद मिक्सिंग आवर शुरू हुआ। ये वही समय है जब मेल और फीमेल कैदियों को एक दूसरे से मिलने की इजाजत थी। कई लोग इस दौरान एक दूसरे के साथ यामाकाटा भी करते हैं। तब इसी मौके पर ट्रेसी फिर से फ्रैंक के पास आई और उसे अपने साथ अंदर चलने को कहा। अंदर पहुंचकर ट्रेसी एक ऐसा राज बताती है जिसे सुनकर फ्रैंक हैरान हो गया। दरअसल उसे पता चल गया था कि उसका वेडलॉक पार्टनर कौन है, मतलब उसका वो डिवाइस कौन से कैदी के डिवाइस से लिंक्ड है। दरअसल फ्रैंक ही उसका वेडलॉक पार्टनर है, मतलब फ्रैंक और ट्रेसी का डिवाइस आपस में लिंक्ड है। लेकिन फ्रैंक को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। तब ट्रेसी बताती है कि उसे ये जानकारी एक गार्ड से मिली है। फिर वो फ्रैंक को जेल से भागने का प्लान बताती है। उसका मानना था अगर उन दोनों के डिवाइस लिंक्ड है तो वो दोनों साथ भाग सकते हैं। अगर वो साथ रहेंगे तो ब्लास्ट नहीं होगा। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वार्डन हॉलिडे कैमरा के जरिए उनकी पूरी बातचीत देख और सुन रहा था। अब अगले दिन ट्रेसी फिर से वर्क एरिया में फ्रैंक से बात करने की कोशिश करती है। तब इमराट फिर से उन्हें देख रहा था। वो गुस्से में फ्रैंक के पास गया और उसे पुरानी धमकी याद दिलाई। फ्रैंक उसे समझाने की कोशिश करता है कि उनके बीच कुछ नहीं है, लेकिन इमराट उसकी एक नहीं सुनता और फिर से उसकी पिटाई शुरू करता है। इस बार भी गार्ड्स बीच में आकर दोनों को रोक देते हैं। तब एक गार्ड उन्हें ताना मारते हुए कहता है कि अगर उन्हें लड़ने का इतना शौक है तो कल सुबह यार्ड में सबके सामने ठीक से लड़ना। तब इमराट ने तुरंत ही चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अब अगले दिन जेल के सामने वाले मैदान में फाइट होने वाली थी। उस रात फ्रैंक अपने सेल में बैठकर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना रहा था। तभी टील उसके पास आया। वो कहता है कि पूरे जेल में किसी को भी यकीन नहीं कि फ्रैंक इमराट को हरा पाएगा। सभी इमराट पर बेटिंग कर रहे हैं। तब फ्रैंक कहता है कि इस जेल में टील ही उसका सच्चा दोस्त है। फ्रैंक कहता है कि अगर कल उसे कुछ भी हो जाए तो टील को एक खास नंबर पर कॉल करना है। तब टील तुरंत समझ गया कि उस नंबर पर कॉल करने से डायमंड की लोकेशन पता चल सकती है। तभी फ्रैंक ने उसे बताया कि उसने एक छोटा सा डिवाइस बनाया है जिसका नाम उसने इक्वलाइजर रखा है। ये डिवाइस वेडलॉक सिस्टम के सिग्नल को डिस्टर्ब करता है। अगर ये डिवाइस इमराट के कॉलर पर लग जाए तो इमराट का वेडलॉक सिग्नल भेजना बंद कर देगा और सिस्टम को लगेगा कि इमराट 100 यार्ड से बाहर चला गया और तभी इमराट का वेडलॉक ब्लास्ट हो जाएगा। फिर फ्रैंक ने उस डिवाइस को टील के कॉलर पर चेक किया, लेकिन डिवाइस काम नहीं करता। लेकिन जब उसने डिवाइस अपने ही कॉलर के पास लाकर चेक किया तो डिवाइस काम करने लगा। तब फ्रैंक को समझ में आया कि टील का वेडलॉक ठीक से काम नहीं कर रहा, लेकिन टील इस बात पर ध्यान नहीं देता। वो फ्रैंक को याद दिलाता है कि वो उसे फोन नंबर देने वाला था। बस तभी फ्रैंक को पूरी सच्चाई समझ में आ गई। दरअसल फ्रैंक को यकीन था कि वार्डन इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता कि टील को बंद डिवाइस दे दे। इसका सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि टील हॉलिडे का खबरी है। तो फ्रैंक तुरंत टील पर हमला कर देता है। साथ ही वो जोर जोर से चिल्लाकर पूरे कैदियों को बता देता है कि टील एक खबरी है। ये सुनते ही बाकी सभी कैदी टील पर टूट पड़े और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। अब अगली सुबह फाइट का भी समय आ गया। फ्रैंक और इमराट की फाइट शुरू होने वाली थी। तब फाइट से पहले एक गार्ड फ्रैंक की चेकिंग करता है और उसकी पॉकेट से वो छोटा डिवाइस निकाल लेता है। गार्ड कहता है कि मुकाबला पूरी तरह फेयर होना चाहिए। अब कुछ ही देर बाद इमराट मैदान में आया और आते ही फ्रैंक पर हमला कर दिया। चारों तरफ खड़े कैदी जोर जोर से इमराट को चीयर अप कर रहे थे। वार्डन हॉलिडे भी आराम से फाइट देख रहा था। तब एक गार्ड उससे पूछता है कि फाइट कब रुकवानी है, लेकिन हॉलिडे कहता है कि अभी थोड़ी देर और चलने दो। इस तरफ काफी मार खाने के बाद अचानक फ्रैंक की नजर जमीन पर पड़े लकड़ी के एक टुकड़े पर गई। वो तुरंत उस लकड़ी के टुकड़े को उठाकर इमराट के वेडलॉक डिवाइस के रिसीवर में घुसा देता है, जिससे रिसीवर खराब हो गया। ये देखकर इमराट के चेहरे के रंग उड़ गए। वो तुरंत एम्बुलेंस बुलाने के ऑर्डर देता है। इधर फ्रैंक इमराट की तरफ देखकर कहता है कि अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर अगले ही सेकेंड इमराट का डिवाइस बीप करने लगा, लेकिन उसी समय डेनिस नाम के कैदी का भी डिवाइस बीप करने लगा। ये देखकर डेनिस घबरा गया क्योंकि उसका डिवाइस इमराट से लिंक्ड है। फिर कुछ ही सेकंड बाद दोनों डिवाइस एक साथ ब्लास्ट हो गए, जिससे इमराट और डेनिस मारे गए। ये भयानक नजारा देखकर बाकी सभी कैदी डर के मारे इधर उधर भागने लगे। इसी बीच एम्बुलेंस वहां पहुंची। अब गार्ड फ्रैंक को उठाकर एम्बुलेंस के अंदर डाल देते हैं क्योंकि वो काफी घायल हो गया था। दरअसल वो जेल के हॉस्पिटल की ही एम्बुलेंस थी। तब ट्रेसी ये सब देख रही थी। वो तुरंत ही समझ गई कि यही भागने का सबसे बढ़िया मौका है। तब अचानक उसने एम्बुलेंस को हाईजैक कर लिया और तेजी
तेजी से जेल से बाहर निकलने लगी। फ्रैंक हैरानी और डर से उसे गाड़ी रोकने कहता है। वो उसे बार बार वार्न कर रहा था कि अगर वो जेल से 100 यार्ड दूर चले गए तो उनके वेडलॉक ब्लास्ट हो जाएंगे, लेकिन ट्रेसी उसकी एक नहीं सुनती। वो एम्बुलेंस की स्पीड और बढ़ाती है। फिर कुछ ही देर में उसने जेल की ब्लू लाइन पार कर ली। तब फ्रैंक अपनी मौत के लिए तैयार हो गया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि दोनों डिवाइस नॉर्मल थे, ना ही कोई बीप और ना ही कोई ब्लास्ट। तब फ्रैंक को समझ में आया कि ट्रेसी सच बोल रही थी कि उन दोनों के वेडलॉक डिवाइस लिंक्ड है, इसीलिए ब्लू लाइन पार करने के बाद भी उनका सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ। उधर जेल से निकलते ही पुलिस की गाड़ियां उनका पीछा करने लगी। ट्रेसी मेन रोड छोड़कर ऑफ रोड भाग रही थी, लेकिन थोड़ी दूर जाकर एम्बुलेंस से गहरे गड्ढे में फंस गई। अब उनके पास पैदल भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। तब दोनों एम्बुलेंस छोड़कर एक छोटे से पहाड़ पर चढ़ने लगे। पुलिस लगातार उन पर फायरिंग कर रही थी। अब ऊपर पहुंचने पर उन्हें नीचे एक नदी दिखाई दी। अब अपनी जान बचाने के लिए ट्रेसी नदी में छलांग लगा देती है। तब फ्रैंक भी बिना देर किए उसके पीछे कूद गया। नदी का बहाव बहुत तेज था, दोनों बस बहाव के साथ बहे जा रहे थे। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक किसी तरह ट्रेसी को किनारे पर ले आया था। दोनों की जान बच गई थी। वही दूसरी तरफ जेल में एक अलग ही खेल चल रहा था। दरअसल हॉलिडे के ऑफिस में सैम और नियोल आए थे। ये वही दोनों हैं जिन्होंने डायमंड्स के लिए फ्रैंक को धोखा दिया था। हॉलिडे उन्हें बताता है कि फ्रैंक और ट्रेसी नदी में कूदकर बच निकले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या फ्रैंक अब उन डायमंड्स तक जाएगा। लेकिन तभी अचानक हॉलिडे ने अपनी डील बदल दी। दरअसल पहले उसने डायमंड का 25% शेयर मांगा था, लेकिन अब उसे डायमंड्स का 50% शेयर चाहिए। ये सुनते ही सैम ने गुस्से में गन निकालकर हॉलिडे पर तान दी। वो कहता है कि डील बदलना धोखा है। बताओ ये बात कौन बोल रहा है। खैर, लेकिन हॉलिडे बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो अपनी पॉकेट से एक डेटोनेटर निकालता है। तब हॉलिडे ने बताया कि अगर उसने बटन दबा दिया तो फ्रैंक और ट्रेसी दोनों के वेडलॉक डिवाइस ब्लास्ट हो जाएंगे। मतलब वो उन्हें कभी भी मार सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो डायमंड किसी के हाथ नहीं आएंगे। तब नोएल तुरंत सैम को शांत करती है और नई डील मान लेती है। सैम भी हंसकर कहता है कि वो तो मजाक कर रहा था। दूसरी तरफ फ्रैंक और ट्रेसी जेल से बहुत दूर आ चुके थे। उन्हें रास्ते में एक कार मिली जिसके अंदर एक बैग रखा था। बैग में कुछ कपड़े थे। तब दोनों अपने जेल वाले कपड़े बदलकर दूसरे कपड़े पहन लेते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। इसके बाद वो एक स्टोर पहुंचे। उस स्टोर से ट्रेसी कुछ पैसे चुराती है। फिर उन पैसों से दोनों नए कपड़े खरीदते हैं। बाद में दोनों एक होटल में जाकर रुके। होटल में जाने के बाद फ्रैंक अपने गले में लगे वेडलॉक डिवाइस को ध्यान से देखने लगा। वो डिवाइस को खोलने की कोशिश कर रहा था। उसे डिवाइस के अंदर एक छोटा सा मैकेनिकल सिस्टम दिखाई दिया। उसे देखकर फ्रैंक डिवाइस की बनावट समझने लगा। अब रात होने पर फ्रैंक जमीन पर सोने की तैयारी करता है, लेकिन ट्रेसी कहती है कि वो दोनों बेड पर सो सकते हैं, लेकिन फ्रैंक ने मना कर दिया। उधर होटल का मालिक टीवी पर न्यूज देख रहा था। न्यूज में जेल से भागे हुए दोनों कैदियों की फोटोज दिखाई जा रही थी। तब उस आदमी ने ट्रेसी और फ्रैंक को पहचान लिया और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अगली सुबह तक पुलिस ने होटल को घेर लिया था। अब दोनों चारों तरफ से घिर चुके थे, इसीलिए उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। फिर दोनों हाथ ऊपर उठाकर बाहर निकलते हैं। दोनों सरेंडर करने वाले थे, लेकिन तभी अचानक कहीं से पुलिस पर गोलियां चलने लगी। बहुत से पुलिस वालों को गोलियां लगी। पुलिस भी जवाबी फायरिंग करती है, लेकिन इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर फ्रैंक एक मरे हुए ऑफिसर की गन उठा लेता है और ट्रेसी के साथ वहां से भाग निकलता है। तब हमें पता चला कि पुलिस पर हमला करने वाले सैम और नियोल थे। उन्होंने सभी पुलिस ऑफिसर्स को मार दिया था। इस तरफ फ्रैंक हैरान होकर ट्रेसी से पूछता है कि पुलिस पर हमला किसने किया होगा, लेकिन ट्रेसी को इस बारे में कुछ नहीं पता था। भागते भागते दोनों एक बस स्टेशन पहुंचे। फ्रैंक ट्रेसी को एक कैप और स्कार्फ देकर कहता है कि वो बस की लाइन में लग जाए और वो टिकट लेकर आता है। इसी दौरान हम एक लड़की को देखते हैं जिसने बिल्कुल ट्रेसी के जैसे कपड़े पहने थे, लेकिन उसी समय पुलिस भी बस स्टेशन पहुंच गई। तब पुलिस को देखकर ट्रेसी घबरा गई और तभी उसे बस का लगेज कंपार्टमेंट खुला दिखाई दिया। वो तुरंत उसके अंदर छुप गई। उधर फ्रैंक टिकट लेकर बाहर निकला। तब ट्रेसी ने उस लड़की को बस में चढ़ते हुए देखा जिसने ट्रेसी के जैसे कपड़े पहने थे। फ्रैंक ने उसे ही ट्रेसी समझ लिया। अब इसी बीच बस का लगेज कंपार्टमेंट बंद हो गया, लेकिन बस के गेट के पास पुलिस वाले खड़े थे, इसीलिए फ्रैंक बस में नहीं जा सकता। फिर कुछ देर बाद बस छूट गई। बस के जाते ही पुलिस वाले भी चले गए, लेकिन फ्रैंक वही छुपा था। तब उसकी नजर सामने वाली एक खाली बस पर गई, लेकिन उस बस में ड्राइवर था, इसीलिए फ्रैंक तुरंत उस बस में गया और ड्राइवर को गन पॉइंट पर सामने वाली बस का पीछा करने कहा। वो ड्राइवर को धमकी देता है कि दोनों बस के बीच में 100
100 यार्ड से ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए। काफी देर बाद सामने वाली बस एक पार्क में रुकी। सभी पैसेंजर वहाँ से एक टूर वैन में जाने लगे। फ्रैंक उस लड़की को भी टूर वैन में जाते हुए देखता है। फ्रैंक उसे ही ट्रेसी समझकर वैन को रोकने लगा। ठीक उसी समय ट्रेसी ने लगेज कंपार्टमेंट से बाहर देखा तो फ्रैंक उसे टूर वैन के अंदर जाते हुए दिखाई दिया। ट्रेसी उसे जोर जोर से आवाज लगाती है, लेकिन फ्रैंक उसकी आवाज सुन नहीं पाता। अब वैन आगे बढ़ रही थी, इसीलिए ट्रेसी पूरी ताकत से उसके पीछे दौड़ने लगी। वैन के अंदर पहुंचकर फ्रैंक उस लड़की के पास गया, लेकिन पास जाकर उसे पता चला कि वो ट्रेसी नहीं है। ये देखते ही उसके होश उड़ गए। वही बाहर ट्रेसी दौड़ रही थी, लेकिन अब उसकी ताकत जवाब दे गई और उसका डिवाइस भी तेजी से बीप करने लगा। लेकिन अचानक उसके डिवाइस से बीप की आवाज बंद हो गई, क्योंकि फ्रैंक सामने से दौड़ते हुए उसके पास आ गया था। मतलब फ्रैंक सही समय पर बस रुकवाकर उतर गया। अब दोनों की जान बच गई। तब ट्रेसी गुस्से में कहती है कि अगर उसे वेडलॉक नहीं मारेगा तो वह खुद मार देगी। अगले दिन दोनों एक पोर्ट पर पहुंचे। फ्रैंक कुछ सामान खरीदने चला गया। इसी मौके का फायदा उठाकर ट्रेसी चुपके से किसी को फोन करती है और यहाँ हमें पता चलता है कि ट्रेसी ने वार्डन हॉलिडे को कॉल किया है। मतलब ट्रेसी भी फ्रैंक को धोखा दे रही है। हॉलिडे पूछता है कि क्या फ्रैंक ने डायमंड्स की लोकेशन बता दी, लेकिन ट्रेसी ने बताया कि फ्रैंक किसी पर भरोसा नहीं करता। फिर ट्रेसी उसे उसकी डील याद दिलाती है। दरअसल ट्रेसी हॉलिडे के लिए इसीलिए काम कर रही थी क्योंकि बदले में हॉलिडे उसे रिहा करने वाला था, लेकिन अब उसे लग रहा है कि फ्रैंक के साथ भागते भागते वो खुद ही फंस गई। हॉलिडे उसे शान करके बताता है कि बहुत जल्द सैम और नियोल उससे कांटेक्ट करेंगे। उन दोनों की मदद से ट्रेसी को किसी भी तरह फ्रैंक से डायमंड हासिल करने ही होंगे। अगर वो ऐसा कर देती है तो उसके गले में लगा वेडलॉक डिवाइस हमेशा के लिए डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अब कुछ देर बाद फ्रैंक ट्रेसी के डिवाइस को ध्यान से देखता है। वो डिवाइस की बनावट देखकर कहता है कि जिसने भी इसे बनाया है वो बहुत ही स्किल इंजीनियर रहा होगा, लेकिन अगर उसे सही टूल मिल जाए तो शायद वो इस डिवाइस को ब्लास्ट हुए बिना डिफ्यूज कर सकता है। ये सुनकर ट्रेसी हैरान हो गई। वो पूछती है कि क्या सच में ऐसा मुमकिन है। तब फ्रैंक बताता है वो पहले नेवी में काम करता था और वहाँ उसे इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर काम करने का एक्सपीरियंस मिला है। तब ट्रेसी प्यार से ताना मारती है कि अब वो नेवी का नहीं बल्कि एक क्रिमिनल है। तब फ्रैंक कहता है कि उसे कभी क्रिमिनल नहीं बनना था, उसे तो एक ड्राइविंग स्कूल खोलना था। लेकिन उसकी जिंदगी उस दिन बदल गई जब उसके दोस्त सैम ने उसकी मुलाकात एक लड़की से करवाई। उसी लड़की ने डायमंड हाइस का प्लान बनाया था। प्लान बिल्कुल क्लियर था, ना किसी को नुकसान पहुंचाना था और ना ही किसी तरह का वायलेंस करना था। लेकिन फ्रैंक को उस लड़की से प्यार हो गया, इसीलिए वो भी प्लान का हिस्सा बन गया। लेकिन रॉबरी होने के बाद उसी लड़की और सैम ने उसे धोखा दे दिया। वो सैम के साथ मिल गई और उसी ने फ्रैंक को गोली मारी थी। तब ट्रेसी कहती है कि कम से कम डायमंड तो उनके हाथ लग गए होंगे। तब फ्रैंक बताता है कि डायमंड सैम और नोएल के पास नहीं है, वो आज भी एक सेफ जगह पर छुपे हुए हैं और उनकी असली लोकेशन बस फ्रैंक को पता है। इसी बातचीत के दौरान दोनों की नजर आसपास मौजूद पुलिस ऑफिसर्स पर गई। उन्हें समझ में आया कि सड़कों पर हर तरफ पुलिस निगरानी रख रही है, इसीलिए दोनों फैसला करते हैं कि अब रोड से नहीं बल्कि वाटर रूट से भागेंगे। फ्रैंक पास खड़ी एक बोट को अनलॉक करता है, फिर दोनों उसी बोट से पानी के रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि कुछ दूर से सैम और नोएल उन पर नजर रख रहे हैं और चुपचाप उनका पीछा कर रहे हैं। फिर आगे ट्रेसी फ्रैंक को एक बिल्डिंग में लेकर गई। बिल्डिंग के टेरेस पर एक वेडिंग सेरेमनी चल रही थी। ये शादी किसी और की नहीं बल्कि ट्रेसी के बॉयफ्रेंड माइकल की है। वहाँ पहुँचते ही ट्रेसी गुस्से में माइकल के पास गई। वो उससे पूछती है कि वो जब जेल में बंद थी तब वो कहाँ था। इतने समय में ना तो उसने ट्रेसी से मिलने की कोशिश की और ना ही उसे कभी फोन किया। तब माइकल कहता है कि उसे कभी पता ही नहीं था कि ट्रेसी कहाँ थी। लेकिन तभी ट्रेसी एक ऐसा सच बताती है जिसे सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। दरअसल माइकल के बाप ने ही उसे झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवाया था। ये सुनते ही माइकल गुस्से में अपने बाप से जवाब मांगने लगा। उसका बाप मान लेता है कि ये सब उसी ने किया था, लेकिन उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं था। इतना ही नहीं, वो ये भी बताता है कि माइकल खुद ट्रेसी से छुटकारा पाना चाहता था। ये सच सुनकर ट्रेसी को बहुत दुख हुआ। तब वो गुस्से में माइकल को जोरदार पंच मारती है, जिससे माइकल और उसकी नई वाइफ दोनों नीचे गिर गए। तब माइकल का बाप गार्ड्स को बुलाता है। तब गार्ड्स उसे पकड़कर एलिवेटर की तरफ लेकर गए। फ्रैंक भी उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स उसे रोक देते हैं। यही से दोनों की जान पर बन आई। अब एलिवेटर तेजी से नीचे जाने लगा। फ्रैंक और ट्रेसी दोनों समझ गए कि अगर उनकी दूरी 100 यार्ड से ज्यादा हो गई तो उनके वेडलॉक डिवाइस ब्लास्ट हो जाएंगे। फ्रैंक तुरंत एक गार्ड को बेहोश करके सीढ़ियों से नीचे भागने लगा, लेकिन बीच रास्ते में उसे और गार्ड रोकने लगे। दूसरी तरफ एलिवेटर के अंदर ट्रेसी गार्ड्स को बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसके गले में बम लगा है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। सब उसका
मजाक उड़ाते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी बढ़ने लगी। अब अचानक फ्रैंक और ट्रेसी दोनों के डिवाइस तेजी से बीप करने लगे। तभी फ्रैंक की नजर बाहर लटकी हुई कुछ रस्सियों पर गई। वो विंडो का ग्लास तोड़ता है और उन्हीं रोप को पकड़कर नीचे उतरने लगा। उधर एलिवेटर में मौजूद गार्ड्स को मैसेज मिला कि लड़की के गले में सचमुच बम लगा है। ये सुनते ही सभी गार्ड डर के मारे एलिवेटर छोड़कर भाग गए। उसी समय फ्रैंक तेजी से नीचे पहुंच गया। जैसे ही दोनों की दूरी कम हुई, डिवाइस का बीप बंद हो गया। दोनों की जान फिर से बच गई। तब बिना समय गवाए फ्रैंक और ट्रेसी वहां से भाग निकले। तब तक बिल्डिंग के पास पुलिस पहुंच गई थी, इसीलिए भागते भागते दोनों एक लगेज ट्रक के अंदर छुप गए। अब उस जगह रहने की वजह से उनके बीच की दूरियां कम हो गई और उसी गाड़ी में दोनों यामाकाटा करते हैं। अब कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे होटल में थे। वहां से फ्रैंक अपने पुराने दोस्त जेस्पर को फोन करता है। वो उससे कुछ खास टूल का इंतजाम करने कहता है। इसके बाद फ्रैंक ट्रेसी को बताता है कि जेस्पर एक शराब बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता है और शायद डायमंड भी उसी फैक्ट्री में है। फिर ट्रेसी लॉबी में गई। वो हॉलीडे को फोन करने वाली थी, लेकिन आखिरी सेकंड पर रुक गई। तभी अचानक उसके सामने सैम और नोएल आ गए। नोएल उससे पूछती है कि उसने हॉलीडे को फोन क्यों नहीं किया। उसी समय ट्रेसी समझ गई कि ये वही लड़की है जिसने फ्रैंक को गोली मारी थी। नोएल उससे पूछती है कि क्या फ्रैंक ने डायमंड्स की लोकेशन बताई, लेकिन ट्रेसी मना कर देती है। तब नोएल उसे धमकी देती है कि वो लोग हर समय उस पर नजर रख रहे हैं और अगर उसे आजादी चाहिए तो उसे फ्रैंक से डायमंड्स निकलवाने ही होंगे। उसके बाद ट्रेसी वापस फ्रैंक के पास गई। कुछ देर बाद जेस्पर भी वहां पहुंच गया। फिर तीनों फैक्ट्री जाने निकल गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सैम और नोएल उनका पीछा कर रहे हैं। रास्ते में पता चला कि फ्रैंक ने जेस्पर से वादा किया है कि डायमंड मिलने के बाद आधा हिस्सा उसी का होगा। फिर जेस्पर उसे एक सुनसान फैक्ट्री में लेकर गया। वो ऊपर चढ़कर एक छुपा हुआ बैग निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी अचानक किसी ने जेस्पर को गोली मार दी। गोली लगते ही जेस्पर नीचे गिर गया। फ्रैंक ने ऊपर देखा तो वहाँ सैम और नोएल खड़े हंस रहे थे। अब फ्रैंक को समझ में आता है कि उसे जेल से भगाना, फिर मोटल में पुलिस पर हमला करके उसे बचाना, ये सब एक ट्रैप था ताकि फ्रैंक एक दिन उन्हें डायमंड तक ले जाएगा। फ्रैंक हैरान होकर पूछता है कि उन्होंने उसका पीछा कैसे किया। उसी समय नोएल ट्रेसी को पकड़ लेती है और बताती है कि ट्रेसी भी उन लोगों के साथ मिली हुई है। ये सुनकर फ्रैंक को बहुत बड़ा शॉक लगा, लेकिन ट्रेसी कहती है कि वो फ्रैंक को सब कुछ बताने वाली थी, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिला। तब फ्रैंक बिना कुछ कहे बैग उनकी तरफ फेंक देता है। वो कहता है कि शायद इस बार वो बैग खोलेंगे तो उन्हें सच में डायमंड्स मिल जाए। फिर जैसे ही सैम बैग लेने आगे बढ़ा, ट्रेसी की नजर ऊपर लटकी हुई एक सैंड ट्रॉली पर गई। वो तुरंत उसका वायर खींच देती है, जिससे ऊपर से बहुत सारी रेत सैम के ऊपर गिर गई। तब मौका मिलते ही फ्रैंक और ट्रेसी बैग उठाकर भागने लगे। सैम और नोएल तुरंत उनके पीछे भागते हैं। दोनों ऊपर की तरफ भाग गए और वायर पकड़कर पाइप पर चल रहे थे, लेकिन तभी ट्रेसी जिस पाइप पर थी वो टूट गया, जिससे वो हवा में लटक गई। इसी दौरान फ्रैंक के हाथ से बैग नीचे गिर गया। तब ट्रेसी तुरंत पाइप पकड़कर नीचे उतरी और बैग उठा लिया। फिर दोनों फिर से भागने लगे। पीछे से सैम लगातार फायरिंग कर रहा था। कुछ देर बाद सैम फिर से उनके सामने पहुंचा। अब फ्रैंक और सैम के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। कुछ देर तक दोनों लड़ते रहे, लेकिन फिर फ्रैंक सैम को धक्का देता है, जिससे सैम एक बहुत बड़े ड्रम के एज पर लटक गया। अब उसकी जान खतरे में थी। तब सैम उससे मदद की भीख मांगने लगा। वो अपने गुनाहों की माफी भी मांगने लगा। अब फ्रैंक कोई बुरा आदमी नहीं था, इसीलिए वो सैम को बचाने हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी वहाँ नोएल आ गई और उसने फ्रैंक के दूसरे हाथ पर शूट कर दिया, जिससे सैम और फ्रैंक दोनों ही उस ड्रम में गिर गए। उस ड्रम में कोई लिक्विड था, जिससे दोनों की जान बच गई। फिर कुछ ही सेकंड बाद ऊपर नोएल पहुंची। तब फ्रैंक ने तुरंत ही सैम को अपने ऊपर ले लिया। वो कहता है कि अगर उसने गोली चलाई तो पहले सैम मरेगा, लेकिन नोएल एक भी पल सोचे बिना सैम को ही शूट कर देती है, जिससे सैम की मौत हो गई और वो फ्रैंक के ऊपर से हट गया। अब नोएल फ्रैंक को शूट करने वाली थी, लेकिन उसकी बुलेट खत्म हो गई। वही ट्रेसी नीचे थी। उसे थोड़ा बहुत ढूंढने पर नीचे ड्रम का एक ढक्कन मिल गया, जिससे उसने फ्रैंक को बाहर निकाल लिया। अब नोएल के नीचे आए तक दोनों जेस्पर की कार में वहां से भाग गए। काफी दूर जाने के बाद वो एक सुनसान और टूटी हुई फैक्ट्री में पहुंचे। अंदर पहुंचते ही ट्रेसी जल्दी से बैग खोलती है। उसे उम्मीद थी कि अब डायमंड्स मिलेंगे, लेकिन बैग के अंदर बस टूल्स थे। ट्रेसी हैरानी से फ्रैंक से पूछती है कि डायमंड्स कहाँ है। तब फ्रैंक ने बताया कि उसने डायमंड्स बहुत पहले ही बेच दिए थे। फिर जेस्पर ने कैश को एक सेफ जगह छुपा दिया था और इस बैग में उस जगह का मैप भी है। साथ ही उस बैग में कोई नॉर्मल टूल नहीं है, बल्कि एरोस्पेस लैब के टूल है। इन टूल से उनके वेब ब्लॉक
डिवाइस को सेफली डिफ्यूज किया जा सकता है। अब फाइट के दौरान फ्रैंक के एक हाथ में गोली लगी थी, इसीलिए वो खुद डिवाइस को डिफ्यूज नहीं कर सकता, इसीलिए अब ट्रेसी को डिवाइस डिफ्यूज करना होगा। फिर फ्रैंक उसे स्टेप बाय स्टेप समझाता है। तब ट्रेसी धीरे धीरे डिवाइस खोलती है, फिर उसके अंदर लगा प्लास्टिक बॉम्ब निकालती है। काम करते करते वो फ्रैंक को सब बताती है कि वो कुछ समय पहले तक हॉलिडे के लिए काम कर रही थी, क्योंकि हॉलिडे ने उसे जेल से रिहा कराने का वादा किया था, लेकिन उसका कभी भी फ्रैंक को धोखा देने का इरादा नहीं था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। तब फ्रैंक कहता है कि वो पुरानी बातों को भूल जाए और बस डिवाइस पर ध्यान दे। वो ट्रेसी को सही टूल से बम का एक वायर काटने कहता है। तब ट्रेसी पूरी सावधानी से उसकी बात मानती है। अब डिवाइस लगातार बीप कर रहा था, फिर जैसे ही ट्रेसी ने वायर काटा, बीप की आवाज बंद हो गई और डिवाइस डिफ्यूज हो गया। तब ट्रेसी बहुत खुश होती है और राहत की सांस लेती है। अब फ्रैंक उसे अपना डिवाइस भी उसी तरीके से डिफ्यूज करने कहता है। अब कुछ देर बाद दोनों का डिवाइस डिफ्यूज हो गया। इसके बाद दोनों मैप के सहारे आगे बढ़ते हैं। लंबा सफर तय करके दोनों पहाड़ों के बीच बने एक पुराने और टूटे हुए चर्च तक पहुंचे। मैप के मुताबिक दोनों चर्च के दरवाजे से ठीक 11 कदम आगे बढ़ते हैं, जहां जमीन के नीचे कुछ था। जब दोनों ने मिट्टी हटाई तो वहां एक गड्ढा लकड़ियों से बंद था। उसे हटाने पर उन्हें वहां 2 सूटकेस मिले। जब दोनों ने उन्हें खोला तो अंदर कैश भरा हुआ था। इतनी बड़ी रकम देखकर फ्रैंक और ट्रेसी खुशी से नाचने लगे, लेकिन तभी उन्हें चॉपर की आवाज सुनाई दी। दोनों तुरंत समझ गए कि खतरा अभी तक नहीं टला। दोनों वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी नोएल ने जमीन पर शूट किया, इसीलिए दोनों को वहीं रुकना पड़ा। फ्रैंक ने दोनों सूटकेस साइड में एक बेंच पर रख दिए और दोनों ने हाथ ऊपर कर दिए। फिर चॉपर में से वार्डन, हॉलिडे और नोएल बाहर आए। तब फ्रैंक हैरानी से पूछता है कि उन्हें उसकी लोकेशन कैसे पता चली। तब नोएल जेस्पर की कार में से एक ट्रैकिंग डिवाइस निकालती है। फिर हॉलिडे फ्रैंक को सूटकेस खोलने कहता है। दोनों सूटकेस में 12.5 मिलियन कैश था। हॉलिडे नोएल से कहती है कि वो अपनी पसंद का सूटकेस चुन ले। फिर फ्रैंक सूटकेस बंद करके हॉलिडे को दे देता है, लेकिन फ्रैंक ने सूटकेस बंद करने से पहले चुपके से उसके अंदर एक डिवाइस से निकाला गया छोटा सा बम रख दिया था। फिर हॉलिडे नोएल से कहता है कि क्या वो उसके साथ चल रही है। फिर हॉलिडे नोएल से पूछता है कि क्या वो उसके साथ चल रही है कि फ्रैंक और ट्रेसी को मारने के बाद वो जेस्पर की कार से मेक्सिको चली जाएगी। तब जाने से पहले हॉलिडे उसे डिवाइस का डेटोनेटर देता है। वो कहता है कि बस एक बटन दबाना और दोनों के कॉलर फट जाएंगे। जिसके बाद हॉलिडे चॉपर में बैठकर उड़ गया। फिर नोएल दूसरा सूटकेस उठा लेती है। अब फ्रैंक नोएल को जेस्पर की कार की चाबी देता है। अब उनसे थोड़ी दूर जाकर नोएल बिना देर किए डेटोनेटर का बटन दबा देती है, लेकिन अगले ही सेकंड पूरा खेल पलट गया, क्योंकि चॉपर में हॉलिडे के पास वाला सूटकेस ब्लास्ट हो गया, जिससे चॉपर के साथ हॉलिडे भी मारा गया। ठीक उसी समय नोएल के हाथ में मौजूद कार की चाबी भी ब्लास्ट हो गई, जिससे नोएल भी मारी गई। दोनों के मरते ही फ्रैंक और ट्रेसी चैन की सांस लेते हैं। अब दोनों बिल्कुल सेफ थे। फिर फ्रैंक ट्रेसी और अपने गले में लगा डिवाइस निकालता है। फिर दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं, खुशी से किस करते हैं, कैश अपने साथ लेते हैं और नई जिंदगी शुरू करने वहां से निकल जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और भी अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।